Hello, Jai Hind to each and everyone. My name is Vikrant Singh Pundir and I heartily welcome you all at Defense वाला. So बेटा आज का सेशन रहने वाला है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएससी के बहुत ही वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट. सो इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो यूपीएससी का सीएपीएफ वाला एग्जाम होता है इसका पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, पेपर अगर होता है तो कितने लेवल में होता है, मतलब कितने पेपर्स यहां पर होते हैं, लास्ट ईयर की कुछ कट ऑफ कितनी गई है और हमें कितनी मेहनत करनी है कि जिससे हम इस एग्जाम्स को क्लियर कर सके. एग्जाम तो क्लियर करना ही करना है, साथ ही साथ अब बहुत से बच्चे सोचते होंगे सर सीएपीएफ एग्जामिनेशन ही क्यों जाना है. भाई कोई भी अगर डिफेंस एस्पिरेंट होता है उसका एक अल्टीमेट और एक बेसिक एम होता है मातृ रक्षा की सेवा करना, सर्व फॉर द नेशन. वर्दी चाहे आपकी खाकी हो, चाहे वर्दी आपकी ऑलिव ग्रीन हो या स्काई ब्लू हो या फिर व्हाइट कलर की हो, कोई भी वर्दी आपकी हो, अल्टीमेट सभी वर्दी का एक ही एम है मातृ रक्षा, मातृ सेवा, सर्विस फॉर द नेशन. यही अल्टीमेट एम होता है. तो इसीलिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेवरेट एग्जाम रहता है हर एक डिफेंस एस्पिरेंट का. सो चलिए बेटा आज के इस सेशन के अंदर हम लोग विद इन डिटेल्ड इस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कब इसका फॉर्म आएगा, क्या एज क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से फॉर्म फिलिंग्स वगैरह स्टार्टेड वगैरह होती है. सो अगर हम सबसे पहले सीएपीएफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, सो जस्ट नॉर्मल स्टैंड्स फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन. और कंडक्टिंग ऑथोरिटी कौन है? कंडक्टिंग ऑथोरिटी है इसकी यूपीएससी. ये बिल्कुल क्लियर रख लीजिएगा. अब एग्जाम के बारे में बताने से पहले, जैसे कि आप सब जानते हो पीडब्ल्यू का विश्वास दिवस का ऑफर अभी चल रहा है और ये जो विश्वास दिवस है ये आप लोगों ने जो पीडब्ल्यू पर विश्वास बनाया है उसी की देन है बेटा. सो इसी के ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यू आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स लेकर आया है. जो अमेजिंग ऑफिसर सारे के सारे जो आपके बैचेस चल रहे हैं डिफेंस के लिए, उन सभी बैचेस के लिए बहुत ग्रेट वैल्यूज में ऑफर्स आपके सामने है. जैसे शौर्य वॉरियर या शौर्य के लिए हम लोग बात कर रहे हैं एनडीए के लिए, उसका डिफरेंट प्राइसेस आपके सामने. ऐसे ही सीडीएस के लिए भी बैच लॉन्च वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं. 4 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो रही है. सीएपीएफ एग्जाम की जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए भी डिफरेंट कॉम्बो बैचेस प्राइसेस आपके सामने एक अमेजिंग ऑफर्स के साथ रिवील्ड है. इतना ही नहीं, जो बच्चे एनडीए एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने एक फुल फ्लेज आपके लिए बुक निकाली है जहां पर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस आपको मिल रही है. ये बुक्स आपको कहीं से भी अमेजन प्ले स्टोर से आप ऑर्डर कर सकते हो, बिल्कुल एक अफोर्डेबल प्राइस वगैरह पर. सो ये फैसिलिटीज आपको मिल रही है, सो यू कैन जस्ट गो देयर. सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन की. सो क्या है यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन? जैसे कि आप जानते हो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये 3 ऐसी आर्म फोर्सेस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कंट्रोल में आती हैं और एंटायरली ऑपरेटेड होती हैं. सो आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू जो एग्जाम देते हो या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाने के लिए, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए जो एग्जाम होते हैं, मोस्ट कॉमनली एग्जाम्स जैसे आप देते हो फॉर ज्वाइनिंग एन आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स, मैं आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं. तो वो एग्जाम कौन कौन से हैं? आपका एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जो आप अपने स्टैंडर्ड्स में जब आप एकेडमिक में होते हैं, मतलब 10th 11th 12th के बाद जब आप 12th में जाते हो तब आप एग्जाम देते हो. सो उससे आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, सो एनडीए जो होता है वहां पर जाने के लिए एग्जाम देते हो, पुणे खड़कवासला, फिर आईए में आपकी ट्रेनिंग वगैरह होती है, उसके लिए एक एनडीए एग्जाम आपके पास है. ग्रेजुएट्स एंट्री या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए सीडीएस है और इसी तरीके से एक एग्जाम एफकेट अपना और कराता है, वो एक एफकेट एग्जाम हो गया फॉर द एयरफोर्स. अब बात कर रहे हैं यहां पर आर्म्ड पुलिस फोर्सेस. ये आर्म्ड पुलिस फोर्सेस वो है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर कंट्रोल में आती है. इसमें वेरियस फोर्सेस आती हैं, जैसे बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है. ऐसी कुछ जो फोर्सेस वगैरह आती हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर कंट्रोल में होती है. अगर हम बात करते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसके अंदर फर्स्ट ऑफिसर्स रैंक, फॉर एग्जांपल आर्मी की बात कर रहा हूं तो आप लेफ्टिनेंट से स्टार्ट करते हो, फिर कैप्टन, सोन मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, आप ऐसे मूव ऑन करते हो. सेम वही ओधा वही है, रुतबा वही है, जज्बा वही है, सेवा करनी है, मात्र सेवा करनी है, धरती की सेवा करनी है, मातृभूमि की सेवा करनी है, जज्बा सब कुछ वही है, बस वर्दी अलग है. और वर्दी अलग होने से मोटो चेंज नहीं होता. जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट होते हैं उनमें ये की मोटो रहता है, भाई करना है तो करना है देश के लिए कुछ. सो सेम वर्दी, सब कुछ, मतलब बस कलर अलग है, बाकी मकसद एक ही है.
रैंक थोड़ी सी डिफरेंट यहां पर हो जाती है। वहां पर जैसे हम लोग बिगिनिंग करते हैं, आर्मी की बात करता हूं तो लेफ्टिनेंट से आप बिगिनिंग वगैरह करते हो, यहां पर जो स्टैंडर्ड रैंक स्टार्ट हो जाती है वो कुछ डिफरेंट हो जाती है। फर्स्ट बिगिनिंग रैंक जो आप स्टार्ट करते हो वो असिस्टेंट कमांडेंट से स्टार्ट करते हो। सो अगर मैं यहां पर बात करता हूं डिफरेंट जो पोस्ट्स वगैरह या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सीएपीएफ एग्जामिनेशन के थ्रू इंक्लूडेड होते हैं, वो कौन सी है? बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है। सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस आपके सामने है। नेक्स्ट आपकी सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। आपने देखा होगा जितनी भी इंडियन गवर्नमेंट की या पीएसयूज जो इंडस्ट्रीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बीएचईएल मान लिया या बीईएल मान लिया, एचपीसीएल मान लिया, बीपीसीएल मान लिया, इन इंडस्ट्रीज की जो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी होती है, या फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली मेट्रो की बात करते हो या फिर कोई एयरपोर्ट अथॉरिटीज है, उनकी जो प्रोटेक्शंस की बात होती है वहां पर सीआईएसएफ जो करती है ऑपरेट वगैरह रहती है। या एम्बेसीज वगैरह के अंदर भी कहीं पर देखा जाता है, एम्बेसीज वगैरह के अंदर भी कहीं कहीं चले जाती है, तो वो है सीआईएसएफ। इसी तरीके से इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जो इंडिया और तिब्बत का लगता हुआ जो बॉर्डर है, तो यहां पर जो प्रोटेक्शंस करते हैं एक्सट्रीम वर्स्ट कंडीशन के अंदर, माउंटेन्स के ऊपर, ऐसे टेरेन के अंदर, ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशंस है, सेम चैलेंजेस वही है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए वहां पर आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। नेक्स्ट क्या है? सशस्त्र सीमा बल। सेम इंडिया के कुछ ऐसे बॉर्डर्स जो नेबरिंग कंट्री से लगते हैं, सीमावर्ती इलाके जो हैं, यहां पर ऑपरेट होने के लिए एसएसबीज आपकी आती है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आप जानते हो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फोर्सेस वगैरह में से आप जानते हो। सो इस तरीके से ये जो डिफरेंट फोर्सेस वगैरह हैं, यहां पर ऑपरेट करने के लिए जो एग्जामिनेशन यूपीएससी कराता है उसको बुलाता है यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। अब यदि हम लोग बात कर लेते हैं, साल में एक बार इसकी वैकेंसी रिलीज होती है, मतलब थ्रू आउट एन ईयर, जैसे हम सीडीएस की बात करते हैं फिर एनडीए की बात करते हैं, साल में 2 बार एग्जाम होता है, ऐसा सीएपीएफ के साथ नहीं है। एक बार एग्जाम होगा, साल में एक बार ही नोटिफिकेशन रिलीज होता है, एक ही एग्जाम होता है। एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी है? ये जितनी भी मैं वैकेंसीज आपके सामने बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये एक्सपेक्टेड एग्जैक्ट वैल्यू के वैकेंसीज नहीं बता रहा हूं, समथिंग 300 के आसपास तक एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं। सीआरपीएफ में कितनी है, बीएसएफ में कितनी है, सीमा सशस्त्र बल में कितनी है, सीआईएसएफ के अंदर कितनी है, आईटीबीपी के अंदर कितनी है, ये एक एक्सपेक्टेड ट्रेंड आपके सामने मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है। सो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं कि रैंक्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है। सो बिगिनिंग फ्रॉम दिस, मतलब जैसे ही आप ऑन कमीशन होंगे, सो ऑन कमीशन जैसे ही होंगे तो फर्स्ट बिगिनिंग रैंक आपको जो मिलेगी वो असिस्टेंट कमीशन मिलेगी। दिस इज बीन अ गेजेटेड पोस्ट, याद रख लीजिएगा, दिस इज बीन अ गेजेटेड पोस्ट, गेजेटेड ऑफिसर ग्रेड ए पोस्ट है। सो जैसे आर्मी के अंदर आप लेफ्टिनेंट जाते थे या एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग ऑफिसर से आप जाते थे, या नेवी के अंदर आप सेकंड लेफ्टिनेंट्स वगैरह से जाते हो, सेम इसी रिस्पेक्ट से आप किसी भी आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंदर कंट्रोल होती हैं, इनसे अगर आप जाओगे तो फर्स्ट बिगिनिंग रैंक जो आपको मिलेगी दैट इज बिगिनिंग असिस्टेंट कमांडेंट, एसी की रैंक इसको बोल दिया था ऑन कमीशन। फिर आप प्रमोट करोगे, फिर आप डीसी डेप्यूटी कमांडेंट वगैरह पर जाओगे, फिर सेकंड इन कमांड जाओगे, कमांडेंट जाओगे, इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल की रैंक तक आप जा सकते हो। ये कुछ एक ऑर्डर्स होता है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में जिस तरीके से फ्रॉम बिगिनिंग टू टॉप ऐसे आप मूव ऑन करते हो। अब इन रैंक्स के इंसिग्निया की बात कर लेते हैं कि सर इन रैंक्स का इंसिग्निया क्या है। जैसे लेफ्टिनेंट के आप जानते हो 2 स्टार्स आपको मिल जाते हैं, कैप्टन में आप इस तरह से मूव ऑन करते हो, फिर मेजर में जाते हो 1 अशोक चक्र आता है। सो समथिंग लाइक दैट कि यहां पर इंसिग्निया क्या है भाई, जितना भी ये जो इंसिग्निया है ना, मतलब ये गूज़बम्प ला देता है भाई, कि जज्बा अलग से दिखता है भाई, अच्छा रैंक है, मतलब डिसिप्लिन लाइफ एक जो शो करता है ना, वो रैंक से शो हो जाती है भाई। डिसिप्लिन जितने भी आपने देखे होंगे जो हायर रैंक पोस्ट ऑफिस में होते हैं, जो स्टैंडर्ड ऑफिस में होते हैं, डिसिप्लिन देखते ही बनता है। एक मतलब उनकी लाइफ में डिसिप्लिन, उनके ऑफिस करिकुलम के अंदर डिसिप्लिन, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। और डिफेंस एस्पिरेंट का मतलब होता है डिसिप्लिन लाइफ, सिंसियर लाइफ, डेडिकेटेड लाइफ टू योर नेशन, टू योर फैमिली। कुछ भी हो आप, जो भी काम कर रहे हो, बिल्कुल सिंसियरिटी से रहो। यही जो रैंक्स इंसिग्निया है ये आप देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कमांडेंट की यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, डेप्यूटी कमांडेंट डीसी, सेकंड इन कमांडेंट की बात कर रहे हैं, असिस्टेंट कमांड 3 स्टार्स, 1 अशोक चक्र और 1 स्टार, 2 अशोक चक्र और 2 स्टार और 1 अशोक चक्र कमांडेंट। फिर डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी की बात कर रहे हैं, 3 स्टार्स 1 अशोक चक्र। फिर इसी तरीके से 1 क्रॉस, इस तरीके से स्वॉर्ड क्रॉस, इस तरीके से फिर एक 1 स्टार। सो दीज आर द इंसिग्निया। भाई लगता है मेरे को भाई कुछ है, तो मतलब अलग ही स्टैंडर्ड आता है।
सो इन पोस्ट के लिए एग्जामिनेशंस ये हो रहा है और वन ऑफ द मोस्ट 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 डिमांडेड एग्जामिनेशन है, ये याद रखिए। अब बात करते हैं सर एग्जाम कब स्टार्ट होता है, कौन कंडक्टिंग अथॉरिटी होती है। कंडक्टिंग अथॉरिटी बात कर रहे हैं तो यूपीएससी ही होता है। एग्जाम क्या होता है, एग्जाम को होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन, असिस्टेंट कमीशन, जो असिस्टेंट कमांडेंट कमीशन पोस्ट के लिए होता है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, upsc.gov.in, वहां पर एग्जाम होता है। ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश, सेम वही लेवल पर, दोनों में क्वेश्चंस आते हैं। यदि हम लोग बात कर लेते हैं वैकेंसीज टू बी नॉट अनाउंस्ड, बट अगर हम कुछ प्रीवियस ट्रेंड्स वगैरह देखते हैं, समथिंग अप्रोक्सीमेट 300 के आसपास तक वैकेंसीज रहती हैं। एप्लीकेशन बिगिनिंग कब होगा, अगर हम बात करें भी 2024 की, तो 2024 में भी आपका एग्जाम होगा। 24 अप्रैल 2024 को वैकेंसीज रिलीज होंगी। लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की 14 मई 2024 होगी। एग्जामिनेशन डेट कब होगी, सो एग्जामिनेशन डेट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, 4 अगस्त 2014। मतलब अगर अभी मैं बात कर रहा हूं, आज 2 मार्च है, सो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मेरे पास 5 महीने हैं। क्या सर 5 महीने में किए जा सकते हैं तरी, धांसू तरीके से, जबरदस्त तरीके से, मतलब फुल फ्लैश तरीके से। इसीलिए हम लोग डिफेंस वाला जो आपके लिए विराट जो बैच था वो सीडीएस के लिए लेकर आए हैं, और सीएपीएफ रक्षक बैच हम लोग 2024 का लेकर आए हैं, जिसकी क्लासेस 4 मार्च से स्टार्ट हो रही है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्लियर। अच्छा, अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है सर, मैं सीडीएस का या एनडीए का सिलेक्शन प्रोसेस मुझे मालूम है, रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी, मेडिकल, मेरिट लिस्ट, फिर ज्वाइनिंग, ये प्रोसेस है। सर यहां पर क्या प्रोसेस है, सेम रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा, फिर आपका पैट होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। सर उसमें क्या होगा, 100 मीटर की रेस हो सकती है, कुछ आपका लॉन्ग जंप हो सकता है, शॉर्ट पुट होता है, ठीक है, मतलब यही आपके हाइट वेट मेजर करना, यही कुछ आपके है, ठीक है, तो ज्यादा कुछ इतना बड़ा नहीं है। सो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। उसके बाद जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है आपका पीआई, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू यूपीएससी के पैनल के द्वारा जैसे होता है, आप लोगों ने देखे होंगे मॉक इंटरव्यूज, तो आपके पैनल वगैरह होगा, वहां से आपसे बेसिक एसेसरीज क्वेश्चंस वगैरह यहां से पूछे जाते हैं। तो यहां पर एसएसबी नहीं होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है। सो दिस इज द पैटर्न, आफ्टर दैट मेरिट लिस्ट एंड यू आर जस्ट गोइंग टू जॉइन द अकेडमीज। ये सिंपल सा फिनोमिना प्रोसेस का होता है, 3 स्टेप्स या 4 स्टेप्स में होता है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया सर। अब बात करते हैं आगे कि सर एज लिमिट क्या है, कब फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है। ये मेरे को बहुत मतलब कंसर्न इशू है। नेशनलिटी इंडिया की होनी चाहिए। एज लिमिट की यदि हम लोग बात करते हैं तो इन बिटवीन 20 टू 25 के बीच में। अच्छा, ये जो मैं एज लिमिट बात कर रहा हूं ये जनरल्स कैटेगरीज की हैं, बाकी फिर आप ओबीसी, एससी, एसटी में जाते हो, यहां पर रिजर्वेशन है। मतलब अगर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू देखते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वहां पर रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है। बट सिंस दिस इज बीन इंक्लूडेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो यहां पर रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज एज में भी रिलैक्सेशन है। ये जनरल के लिए 20 से 25 के बीच में मैंने एक एज रिलैक्सेशन बता दिया है। बाकी आप ओबीसी के लिए जाते हो तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन और मिल सकता है, एससी एसटी के लिए जाते हो तो 5 इयर्स का अपर एज रिलैक्सेशन और आपको मिल सकता है। सो ये सिंपल सा चीज आपको अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेना है। एज रिलैक्सेशन से ये जो एज क्राइटेरिया लिखा है, दिस इज बीइंग समथिंग फॉर 20 टू 25 फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। मतलब इट्स बीइंग अ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हायर। मतलब अगर किसी बच्चे का एस्पिरेंट्स का एम था कि मेरे को आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर बनना है, लेकिन बाय चांस समहाउ किसी कंडीशंस की वजह से, आइदर इट इज बीइंग बिकॉज ऑफ द फेलियर इन द एग्जामिनेशन, आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए हैं कि आप एसएसबी क्लियर कर लिया, मेडिकल नहीं हुआ, एसएसबी नहीं क्लियर हो पा रहा, लेकिन आपका जज्बा वही है, यार करना है तो देशभक्ति के लिए करना है, देश के लिए करना है, तो भाई एक दूसरा अवसर आपके पास और है, ये है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। और सबसे खूबसूरत बात यहां पर क्या, फॉर ओबीसी एंड एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स एज रिलैक्सेशन इज आल्सो देयर फॉर 3 इयर्स प्लस 5 इयर्स है। बाकी जनरल कैंडिडेट के लिए इतना है यहां पर, ये चीज आपको समझना। क्वालिफिकेशंस की क्या बात करता है, आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कोई भी एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ये आपको स्टैंडर्डाइज यूनिवर्सिटी से, मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। क्या परसेंटेज क्राइटेरिया, ऐसा कुछ इतना नहीं है, मतलब आप डिग्री होनी चाहिए स्टैंडर्ड आपके। नेक्स्ट यदि हम लोग बात कर लेते हैं, बिल्कुल ध्यान समझना, यदि हम लोग बात करें जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर है अपने ग्रेजुएशन के, सो दोज इन द फाइनल ईयर ऑफ द बैचलर्स डिग्रीज प्रोग्राम who will achieve the required qualification before the selection can also apply। मतलब यार ये सबसे अमेजिंग फीचर मुझे लगा, क्या जो लोग ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में क्या सर अप्लाई कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट। लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग होगी
तो उस टाइम पीरियड पे आपको सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, हां मेरा अब जो ग्रेजुएशन का था डिग्री था वो कंप्लीट हो गया है। सो ज्वाइनिंग के टाइम पीरियड पे आपका कंप्लीट स्टैंडर्ड आपका हो जाना चाहिए। ये सिंपल सी चीज आपको यहां पर याद रखनी है। सो आई होप ये तीन चीजें आपको बहुत क्लियरली यहां पर समझनी है और अपने पास ध्यान से रखनी है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सब पेपर पैटर्न क्या है। यदि मैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की बात करता हूं, पेपर दो होते हैं, वन डे एग्जाम है, एक ही दिन दोनों एग्जाम होंगे, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन एग्जैक्टली वही है, सेम है जैसे आपका यूपीएससी सीडीएस कराता है एग्जाम, वही सेम पैटर्न पर एग्जामिनेशन है, बशर्ते बस एक छोटी सी चीज इसमें ऐड ऑन कर दी जाती है, वो है रीजनिंग। पेपर वन की मैं बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, पेपर वन। सो बाकी सारा आपका वही सब्जेक्ट है जो सीडीएस में होते हैं, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, आपका सब मैथमेटिक्स, सब साइंस, सब इसमें वो इंक्लूड है। बस रीजनिंग हो जाता है। सर रीजनिंग क्या बहुत ज्यादा आता है? ऐसा कुछ नहीं है, आते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं स्टैंडर्ड बेस पे, जिसको आप अपने लॉजिकल एडेप्टेशन थिंकिंग से सोच समझ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो पेपर वन की यदि हम लोग बात कर लेते हैं, कितने नंबर का होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन होता है, पेपर कैसे होगा, क्या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? अभी फिलहाल यूपीएससी अपने सारे एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में करा रही है, तो एग्जाम ऑफलाइन मोड में ही होता है। चलिए पेपर वन की यदि हम लोग बात कर लेते हैं, इस पेपर को कहा जाता है जीएआई, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट की यदि मैं बात कर लिया तो इसका मतलब जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स या क्वांट या रीजनिंग भी इसमें इंक्लूडेड होती है। सिंपल सी चीज आपको ये याद रखनी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू टाइप्स ऑफ के क्वेश्चंस होंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी 125 क्वेश्चंस यहां पर होंगे। टाइम ड्यूरेशन सेम 2 आवर्स की यहां पर आपके पास होगी। कहने का मतलब अगर टोटल मार्क्स की यदि मैं बात कर रहा हूं, सो टोटल मार्क्स कितने हैं, 250 नंबर। सो 250 नंबर का मतलब आप समझ रहे हो, अगर मैं 125 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो समथिंग 250, मतलब एक क्वेश्चन 2 के आसपास का आपको मिल रहा है, तो मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। चलिए लैंग्वेज ऑफ मोड फॉर द क्वेश्चन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, आपके पास दोनों लैंग्वेज ऑफ मोड यहां पर आपके पास एग्जिस्ट करती है। सर नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/3 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर्स, मतलब अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत कर दिया 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। सिंपल सा मतलब 0.6 के आसपास आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन है। सो नेगेटिव मार्किंग इज बीइंग समथिंग अप्रोक्सीमेट 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पर एग्जिस्ट करती है। तो ये तो सिंपल है पेपर वन। अब यदि मैं पेपर वन की बात कर रहा हूं, सो पेपर वन का सिलेबस क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस कहां से क्या बनते हैं, वो देख लीजिए। अगर ये जो ट्रेंड एनालिसिस है, ये कुछ ट्रेंड एनालिसिस वो है जो पास्ट पीवाईक्यूज जो आपके हुए हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हुए हैं, पेपर्स हुए हैं, वहां से निकाला है। वेरिएशंस इसमें +-2 या +-5 की हो सकती है। ये एक अप्रोक्सीमेट डाटा है, जो ट्रेंड देखा गया कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए किससे कितने पूछे गए। बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी के समथिंग अराउंड 15 क्वेश्चंस के आसपास एग्जिस्ट करते हैं। बहुत बड़ा वेटेज है भाई, अगर आप वेटेज देख रहे हो बहुत बड़ा, मतलब 15 दूनी 30 नंबर का वेटेज अपने आप में बहुत मायने रखता है। इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चंस आसपास, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों को इंक्लूड करके 18 से 20 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, एंसाइंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों को मिलाकर 22 से 25 क्वेश्चन, मतलब 50 नंबर के आसपास, 44 से 50 नंबर के आसपास यहां से। नेक्स्ट करंट अफेयर्स का यहां पर बात करते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन, मतलब 36 से 40 नंबर का बीच में यहां पर। फिजिक्स के आपके 10 से 12 क्वेश्चन, मतलब 20 से 22 क्वेश्चन के आसपास, नंबर के आसपास। सेम केमिस्ट्री के 10 से 11, मतलब 20 से 22 के बीच में। बायोलॉजी के 10 से 11, मतलब 20 से 22। ओवरऑल 10 ले लो, 30 क्वेश्चन। मतलब साइंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 30 क्वेश्चन, 30 दूनी 60। सबसे ज्यादा वेटेज साइंस का और सबसे इजीएस्ट, समझ लो। नेक्स्ट क्वांट की बात करें, 12 से 15 के बीच में क्वेश्चन, रीजनिंग के 3 से 5 क्वेश्चन, और ओवरऑल इस तरीके से 125 क्वेश्चन आपके यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। सब कुछ लेवल, साइंस का लेवल वही 9, 6, 7, 8, 9, 10 तक की एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है। बाकी स्टैंडर्ड लेवल जो आपका, मतलब भाई पेपर पैटर्न वही है जो सीडीएस का लेवल है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है। सर फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स कहां पर है? एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपके हैं, एक पेपर और होता है इसके बाद, दैट इज बीइंग डिस्क्रिप्टिव पेपर। दैट इज बीइंग डिस्क्रिप्टिव पेपर, पेपर 2 जो आपका होता है, वो पेपर हम लोगों को देखना है, जहां पर 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 6 में वैरायटीज बहुत ज्यादा है। वैरायटीज कैसे है? जो पेपर 2 होगा वो एंटायरली डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव बोले तो वहां पर आपको पेन पेंसिल पेपर राइटिंग करनी है, वहां पर ऐसे आएंगे आपके,
उसके बाद आर्ग्यूमेंट राइटिंग के लिए क्वेश्चंस आपके पास आएगा, रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपके पास आएगा, और प्रिसाइज राइटिंग के लिए या कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। यही 6 क्वेश्चंस एसे, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग या कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड जो हो सकता है, कॉम्प्रीहेंशन से आ सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और ग्रामेटिक क्वेश्चंस। ग्रामर में क्वेश्चंस क्या, अब आप जैसे सीडीएस की बात करते हो, सीडीएस में पेपर 1 जो होता है, इंग्लिश का अलग पेपर होता है, यहां इंग्लिश पेपर 1 में इंक्लूडेड नहीं है, यहां इंग्लिश पेपर 2 में। और पेपर 2 की जो इंग्लिश है वहां पर क्वेश्चंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, एक्टिव पैसिव से, सिनोनियम्स एंटोनियम्स हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है कई बार, या आपके ईडियम फ्रेजेस से क्वेश्चंस हो सकते हैं। यही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस या ग्रामर बेस्ड थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपके एरर फाइंडिंग वाले, यही क्वेश्चंस होंगे। इतना इन डिटेल इन डेप्थ आपको नहीं। मेन है आंसर राइटिंग करना। भाई क्यों कराया जाता है? आप ये सोचो यार, आंसर राइटिंग क्यों करा रहा है यार? आप एक ऐसे ओहदे पर जा रहे हो, एक ऐसे पोस्ट पर जा रहे हो स्टैंडर्ड, कल को आपको कुछ लेटर लिखना है अपनी बटालियन, अपनी या किसी ब्यूरोक्रेट्स के लिए, कुछ आपको मैसेज ट्रांसफर करना है ना? तो आपको लिखना ना चाहिए भाई। मैं अगर आपका पढ़ूं, आपका कोई, आपने कुछ चीज लिखी है, पढ़ते ही मेरे को लगे यार बंदे में दम है, मजा आ गया, तो इसीलिए चेक किया जाता है पहले कि क्या कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो वही सेम चीज है, जैसे एसएसबी में आप लेक्चरेट देने जाते हो, लेक्चरेट क्यों कराया जाता है? कल को ऐसा तो नहीं है फौज के, जब अपने फौज के बटालियन के सामने जाएगा, यूनिट के सामने जाएगा, तो होपलेस ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो थोड़ा सा देखा जाता है, अपन को ज्यादा मतलब फुल्ली डेवलप्ड, फुल्ली मोल्डेड बंदा नहीं चाहिए, अपन में बस इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बाकी ट्रेनिंग के अंदर रगड़ा मार के आपको बना दिया जाएगा, आपको बिल्कुल जबरदस्त बना दिया जाएगा, चमका दिया जाएगा। अभी बस उनको एक चमक दिखनी चाहिए, हाँ है भाई बंदे में दम, बाकी अपन कर लेंगे, उनको विश्वास है पूरा। तो वो चीज बेसिकली एम होती है, तो इसलिए पेपर 2 होता है। सो पेपर 2 की यदि हम लोग बात कर रहे हैं, पेपर 2 ये पैटर्न होता है आपका। यहां पर यदि हम लोग बात कर रहे हैं, सो नॉर्मली यदि मैं यहां पर बात करता हूं, सो पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर्स वगैरह है। यहां पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, प्रिसाइज राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, एसेस होता है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग आपके पास आती है, और ग्रामेटिक क्वेश्चंस कुछ आपके यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। टोटल मार्क्स 200 नंबर का 3 घंटे का ये पेपर होता है। इंग्लिश में ही आपको ये लिखना है, या लैंग्वेज, अच्छा लैंग्वेज प्रेफरेंस करी जाती है जब फॉर्म फिलिंग करते हो, उस टाइम पे भी लैंग्वेज प्रेफरेंस कर ली जाती है कि आप पेपर 2 किस लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हो, इंग्लिश या हिंदी, वो वहां पर प्रेफरेंस भर ली जाती है। तो इट्स बीइंग अ समथिंग सब्जेक्टिव टाइप पेपर्स है जो आपकी नॉलेज चेक करता है। अच्छा, अब किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले डिसाइड कर लेते हैं फॉर्म फिलिंग के लिए एप्लीकेशन फीस कितनी है। फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट 200 रुपीज इज बिंग द स्टैंडर्ड फीस, while fees relaxation is being there for the female candidate and for the SC and the ST candidate. None, nil fees है, ये याद रख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया पेपर 1 जो हो रहा है, सो पेपर 1 में कुछ और क्वेश्चंस कहां से पूछ लेते हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूं, सो सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से या पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रख लीजिएगा। टाइम एंड डिस्टेंस, तो टाइम एंड डिस्टेंस एक मैथमेटिक्स का जो है आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस, वहां से क्वेश्चन बन जाता है। कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स पूछ लेती है कि वर्ल्ड एड्स डे कब होता है ना, आपका क्रांति दिवस कब होता है, वेटलैंड डे कब होता है, ठीक है, साइंस डे कब होता है। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स बेस्ड, कुछ नॉलेज बेस्ड डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, किसी ऑपरेशन को लेकर कि बताइए ऑपरेशन विजय कब हुआ था, योल ऑपरेशन का होता है, या लेटेस्ट में भी अभी आप लोग देखते हो टर्की वगैरह के अंदर भूकंप आया था, या उससे रिलेटेड रिलीफ जो ऑपरेशन देता है, या ऑपरेशन एक इजराइल के अंदर जो इंडियन सिटीजन को फंस गए थे, वहां से रिलेटेड ऐसे कुछ ऑपरेशंस के नाम, या पुराने जो ऑपरेशन एक्टिवेटेड हुए हैं आर्म फोर्सेस के अंदर, उनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पार्लियामेंट अटैक पर कौन सा ऑपरेशन जब हुआ था, उसको कौन सा इनिशिएट किया गया था। बाकी कुछ डिफेंस के इक्विपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, या कुछ आपके मिसाइल से रिलेटेड, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो एफकेट में आपको देखने के लिए मिलते हैं, सेम वो भी यहां से पूछ लेते हैं। कुछ स्टैटिक जीके क्वेश्चन कि लॉन्गेस्ट रिवर, हाईएस्ट माउंटेन पीक वगैरह, यहां से भी कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की हेडक्वार्टर कहां पर है, कितने मेंबर्स होते हैं, किस तरह से कंट्रीब्यूटिंग होती है हेडक्वार्टर्स, यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और फिजिक्स के अंदर यदि हम लोग बात करें साई यूनिट से रिलेटेड, न्यूमेरिकल से रिलेटेड, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर स्टैंडर्ड पूछ लेते हैं। ये मैंने एक ओवरऑल आपको आइडिया दिया है, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का पैटर्न सेम वही रहता है, कोई एक्सट्रीम हाई लेवल का नहीं है, सेम वही लेवल का क्वेश्चन आता है। बशर्ते पेपर कोई भी हो, मायने रखता है कि आपकी अप्रोच क्या है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप किस तरीके से देख रहे हो, किस तरीके से चीजों को पकड़ रहे हो। फाइन,
चलिए अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है। सो जनरल मेंटल एबिलिटी की यदि मैं बात कर रहा हूं, जिसमें आपकी रीजनिंग और क्वांट जो भी इंक्लूडेड होता है, जिसमें अर्थमेटिक मैथ्स जैसे लॉजिकल इंटरप्रिटेशन एंड द डाटा, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। डीआई मतलब डीआई से यहां पर क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्राफ्स बने होते हैं, डीआई से संबंधित क्वेश्चन, ग्राफ्स वाला क्वेश्चन हो जाता है। या अर्थमेटिक मैथ्स में आपकी यदि हम लोग बात कर लेते हैं, आपका परसेंटेज से आ सकता है, रेशियो से आ सकता है ना, यहां से प्रॉफिट एंड लॉस से आ सकता है। उसके बाद मिक्सचर्स एलिगेशन से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, एवरेज से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये सिंपल एडवांस मैथ का इतना कुछ नहीं है, एडवांस मैथ का नहीं है, मेनली अर्थमेटिक मैथ का। बाकी सोशल स्टडीज में यदि हम लोग बात कर लें, कुछ डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, साइंटिफिक अप्रोच से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या इन्वायरमेंटल साइंस से संबंधित कुछ आपके यहां पर क्वेश्चंस पेपर में इंक्लूडेड कर लिए जाते हैं, ये रख लीजिएगा। अगर बात कर लेते हैं करंट अफेयर बेस से, तो करंट अफेयर बेस से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। कोई भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहा है, स्पोर्ट्स अवार्ड से हो रहा है, अपॉइंटमेंट से हो रहा है, डेथ से संबंधित अगर किसी का है, कोई स्कीम्स लॉन्च हुई है, कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन हुआ है, या कोई भी लेटेस्ट इवेंट हुआ है, डेवलपमेंटल एक्टिविटी हुई है, या रैंकिंग से क्वेश्चन पूछ जाता है, लिटरेचर से, आर्ट से, स्पोर्ट्स से, वही घुमाकर या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर करंट अफेयर बेस से पूछेंगे। इंडियन पॉलिटी एंड यहां की हम लोग बात कर लेते हैं, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइनिंग, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशियरी आपका जो भी आता है, या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटीज बॉडीज की बात कर लेते हैं, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर या अदर बॉडीज भी आपकी इंक्लूड होती हैं, उन सब से मिलाकर क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। सेम हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंसेंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री जो भी आपकी हुई है, उसमें आर्ट एंड लिटरेचर से क्वेश्चंस जितने भी हैं, मॉन्यूमेंट से हुई हैं या वॉर से रिलेटेड हुए हैं, यही संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंटायर इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी जो भी इंक्लूडेड होता है, सब इसमें वही पैटर्न सेम रहता है। अब बात करते हैं पेपर 2 की। सो पेपर 2 में किस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पार्ट बी जो है वो एंटायरली इंग्लिश के लिए है, पार्ट ए जो है वो डिस्क्रिप्टिव आपकी नॉलेज ऐसे राइटिंग वाले चेक करने के लिए। यहां पर डिफरेंट टर्म्स पर एसेस पूछे जाते हैं। सर एसेस किस चीज पे हो सकता है? कोई मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का कोई क्रोनोलॉजिकल इवेंट हुआ हो, या फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से हुआ, वहां से टॉपिक आपको उठाई जा सकती है। ऐसे में ज्योग्राफिकल कुछ इवेंट हुआ है, या ज्योग्राफिकल कुछ क्लाइमेटोलॉजिकल चेंज हुआ है ना, उससे संबंधित पॉलिटिकल इकोनॉमिकल टॉपिक्स के भी आप पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इंटरनेशनल सिक्योरिटी या ह्यूमन राइट्स इश्यूज या फिर एनालिटिकल एबिलिटीज पर कुछ भी एसेज आपको लिखने के लिए अप्रोच दिया जाता है। अब बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन ये रहता है, सर ऐसे कैसे लिखें? तो उसके लिए पैनिक नहीं लेना, एक सेशन में आपको बताऊंगा, और वहां पर आपके डूज एंड डोंट्स इन पेपर 2 जो मोस्ट पब्लिक स्टूडेंट करते हैं, क्या करे और क्या ना करे, उसको ओमिट करने के लिए एक सेशन में आपके पास लूंगा, और उसमें ईच एंड एवरीथिंग बहुत क्लियरली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या 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 होता रहता है, किस तरीके से होता रहता है, समझे? वो सब चीज मैं आपको वहां पर बहुत बेटर वे में एक बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं बताऊंगा। क्लियर? सो अभी मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं किस तरीके से होता है। पार्ट बी की यदि हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रिसाइज राइटिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, या फिर कुछ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस यहां पर आपके पूछे जाते हैं, जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए क्वेश्चंस बनते हैं यहां पर। अगर मैं बात करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ टॉपिक्स आपके सामने लाए, एसए के लिए प्रीवियस ईयर से कुछ कमेंटें उठाई है, जैसे कैंपेन टू सेव एंडेंजर्ड स्पीसीज, एक ज्योग्राफिकल टॉपिक है कि इंडिया के अंदर जितने भी रेड डाटा बुक या एंडेंजर्ड स्पीसीज है, विलुप्त होती जा रही जो प्रजातियां हैं, उनके कैंपेन, उनको बचाने के लिए किस तरह से आप कैंपेन करोगे। तो आपको अपना आइडियाज, थॉट, एक्सप्रेशन, व्यूज लिखना है। कोई भी टॉपिक पर जब आप लिखते हो, हर एक टॉपिक का हिस्टोरिकल इंपैक्ट होता है, ज्योग्राफिकल इंपैक्ट होता है, पॉलिटिकल इंपैक्ट होता है, उसका करंट इंपैक्ट होता है, सोशल इंपैक्ट होता है। इन्हीं पॉइंट्स को अगर आपका हिस्टोरिकल पॉइंट्स, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, ये आपको मालूम है, फैक्ट्स एंड फिगर, डाटा रिप्रेजेंटेड आपको मालूम है, वो इंसर्ट करिए, थोड़ा डार्क पेन, ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर उनको फिगर आउट कर लीजिए, ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इमर्जिंग रोल ऑफ द वुमेन इन द इंडियन आर्म फोर्सेस में, किस तरीके से महिलाओं का रोल उभरता जा रहा है भारतीय रक्षक बलों के अंदर, आर्म फोर्सेस बल्स के अंदर, तो किस तरीके से वुमेन अपलिफ्टमेंट हो रहा है, उसके बारे में आपको एक सोशल टॉपिक सही तरह से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स, कि आप जो युद्ध हो रहे हैं इनको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। प्राइस इन्फ्लेशन कॉजेज एंड इफेक्ट, एक इकोनॉमिक का टॉपिक है। ऐसे इंडियन आर्म फोर्सेस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शंस, आपका क्या विचार है?
ये ऐसे के टॉपिक आपके सामने, आपको एसेस लिखने हैं। नॉर्मल एसेस की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो 4 एसेस आपको लिखने पड़ते हैं, किसी का 20 नंबर का मिलता है, टोटल 80 नंबर के आपको एसे लिखने पड़ते हैं, 300 वर्ड्स के आसपास तक मेंशन करना पड़ता है। फाइन, नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ग्रामर्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स राइटिंग में एरर राइटिंग, ठीक है, ग्रामर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं कि एरर फाइंड कर दिए, इसमें डैट इंडेक्ट एक्टिव पैसिव सिनोनिम एंटोनिम्स इससे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। मेक सेंटेंस यूजिंग गिवन फ्रेजेस से सेंटेंस, मतलब सिंपल टाइप का ग्रामर का क्वेश्चन इसमें आपके इंक्लूडेड होगा। रिपोर्ट राइटिंग के लिए जैसे फॉर एग्जांपल एक रिपोर्ट राइटिंग आपको लिखनी है, प्रिसाइज रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है, ठीक है। सो रिपोर्ट राइटिंग भी आपकी 2 मिल सकती है, समझ लो 10 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया किस तरीके से हो रहा है, एविडेंस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग दी कोविड-19 पेंडेमिक में क्या हुआ था, मतलब इस पर आपको अपनी रिपोर्ट लिखनी है कि किस तरीके से आप क्या फील करते हो। अब मैं आपको लिए एक अलग से सेशन 100% देने वाला हूं जहां पर मैं आपको आइडियोलॉजी थिंकिंग बताऊंगा कि रिपोर्ट राइटिंग में क्या डूज करने चाहिए, क्या डोंट्स करने चाहिए, किस तरीके से आप रिपोर्ट राइटिंग बहुत बेटर वे में कर सकते हो। मैं बहुत जल्द एक सेशन लेने वाला हूं। ऐसे ही आपका मैं एस्से राइटिंग पर भी, प्रिसाइज राइटिंग पर भी, या आर्गुमेंट्स जो होते हैं उस पर आपको देने के लिए मैं आपको पूरा सेशन बताऊंगा। आज बेसिकली सेशन का जो एम था आपको रूबरू कराना था कि सीएपीएफ एग्जामिनेशन भी है, जो भी आप दे सकते हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट देते नहीं है यार। आपका कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, अगर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो एग्जाम आता है, भरिए भाई। और अगर आप आर्म फोर्सेस में सीडीएस का दे रहे हो तो एफकेट एग्जाम भी दीजिए भाई, एफकेट के साथ सीएपीएफ भी दीजिए यार। मैं पहले भी बोल चुका हूं, वर्दी अलग है, मकसद बस एक ही है। खाकी है वहां ऑलिव ग्रीन है, खाकी है वहां स्काई ब्लू है, यहां खाकी है वह व्हाइट है, तो भाई एम एक ही है भाई आपका, मातृ रक्षा की सेवा करना। और कोई भी अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखे तो आंखें निकाल लेना, भाई यही अल्टीमेट एम है। तो मौका आपको मिल रहा है तो फॉर्म फिल करिए। और इसीलिए हम लोग डिफेंस वाला पे सीएपीएफ रक्षक बैच आपके लिए ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, जिसकी क्लासेस 4 मार्च से स्टार्ट हो रही है, और अभी विश्वास दिवस के चाहे वो एक अमेजिंग ऑफर्स पर आपको मिल भी रही है वो। फाइन, नेक्स्ट यदि हम लोग आर्ग्यूमेंट राइटिंग्स के लिए बात कर रहे हैं, सो आर्ग्यूमेंट राइटिंग्स के लिए टॉपिक आ सकता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम रिडेंडेंट। तो आपका क्या विचार है, वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड्स, क्या विचार है, आर्ग्यूमेंट दीजिए आप। तो आर्ग्यूमेंट राइटिंग कैसे लिखे जाते हैं वो मैं आपको बताऊं, मतलब टॉपिक बहुत आम है भाई, बहुत सिंपल सी है, ठीक है। ऐसे ही अब बात कर लेते हैं कि मतलब टोटल क्या है, कितने क्वेश्चंस है। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक आ सकता है, ग्रामर में 9 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, डिबेट में 2 क्वेश्चन है, रिपोर्ट राइटिंग में 2 है, ऐसे में 4 मिल सकते हैं आपको। ये अलग अलग पैटर्न होता है। सो पेपर 2 250 नंबर का होता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर अप्रोक्सीमेट कट ऑफ कितनी जाती है। भाई पेपर 1 की कट ऑफ जाती है, पेपर 2 की कैटेगरी वाइज जाती है। यहां पर जनरल के अलग है, ओबीसी का अलग है, एससी के अलग है, एसटी के अलग है, और एक्स सर्विसमैन भी यहां पर एप्लीकेबल होते हैं। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है ये। एक्स सर्विसमैन के लिए उनका सर्विस जो टाइम पीरियड होता है वो इंक्लूडेड करके उनकी एज निकाली जाती है। सो एक्स सर्विसमैन के लिए हम लोग बात करें, एज बहुत ज्यादा मायने लग जाती है। उनका जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है 16 ईयर्स का रिटायरमेंट एज वगैरह, उसको हटा कर मतलब इंक्लूड करने का, तो उनकी तब एज मानी जाती है, समझ लो। वो जनरल अगर मैं एक आमूमन कट ऑफ की बात कर रहा हूं, अब यदि आप कट ऑफ प्रीवियस ईयर की देखोगे, किसी साल 115 भी गई है, 110 भी गई है, ये मैं बता रहा हूं। तो मैं ऑन एन अप्रोक्सीमेट, ये जो कट ऑफ है ये अप्रोक्सीमेट कट ऑफ है, इसमें प्लस माइनस आप 10 मार्क्स कर लीजिएगा, मतलब 97 से 10 प्लस माइनस 10 मार्क्स, प्लस माइनस 10 मार्क्स, प्लस माइनस 10 मार्क्स, 10 क्या 15 ही कर लीजिएगा, प्लस माइनस 15 मार्क्स तक आप जा सकते हो। सो प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 15 मार्क्स, तो हो सकता है पेपर ऑफ लेवल ऑफ डिपेंड करता है। जैसे आप बात करो 2021 या 20 की, वह कट ऑफ थोड़ी हाई थी, 2022 में इतनी कट ऑफ गई थी, तो स्टैंडर्ड है, प्लस माइनस आप कर सकते हो यहां पर। तो मतलब 100 से 115 के बीच में कट ऑफ जानी ही जानी है फॉर जनरल, फॉर ओबीसी 98 से इसके बीच में, फॉर एससी यहां से यहां से एक्सर्विसमैन के लिए यहां, ठीक है। यह है पेपर 1 की कट ऑफ आउट ऑफ 250 मार्क्स। पेपर 1 क्लियर होगा तो आप पेपर 2 भी दोगे। नेक्स्ट पेपर 2 और पेपर 1 दोनों की मिलाकर, अच्छा वैसे में अगर मैं ओवरऑल बात कर लेता हूं, पेपर 2 एक तरह से क्वालिफाइंग है, तो क्वालिफाइंग मतलब वही 25 से 30% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। सो मतलब 200 में से 25 से 30% आने चाहिए, है ना, मतलब इतना तो आपका बनना ही चाहिए। पेपर 1 पेपर 2 की दोनों की कंबाइंड मेरिट बनाने के बाद अगर आप वो क्लियर करते हो, फिर आपको पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर वो सक्सीड कर लेते हो, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, पीटी टेस्ट, फिर आप कहां पर जाते हो, इंटरव्यू के लिए कॉल होते हैं, इंटरव्यू कॉल कर लेते हो, फिर आप मेरिट लिस्ट बनते हो, मेरिट लिस्ट के बाद फिर आप एकेडमी जाते हो। सो पेपर 1 पेपर 2 की कंबाइंडली कट ऑफ की यदि बात करें तो 170 से 175,
सेम यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो ±15 आप इंक्लूडेड कर सकते हो। सो मैक्सिमम से मैक्सिमम 190 190, मिनिमम से मिनिमम यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो 150 60 के आसपास तक की आप बन सकते हो, 65 के आसपास तक। सो फॉर जर्नल, फॉर ओबीसी, फॉर एससी एसटी, ठीक है, और फॉर एक्स-सर्विसमैन, भाई एक्स-सर्विसमैन, सो मेरा सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है एक्स-सर्विसमैन के लिए। सो जितने भी एक्स-सर्विसमैन से सर मैम, आपके लिए इट्स बीइंग अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू जॉइन द आर्म फोर्सेस एज एन ऑफिसर। सो आप अपनी सर्विंग देकर आए हो और सर्विंग का एक्सपीरियंस यहां पर यूटिलाइज करिए, और वी वांट यू गाइस हियर। सो इट्स बीइंग अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू सर। सो बहुत आप बेटर वे में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, एक्स-सर्विसमैन से हम्बल यहां पर रिक्वेस्ट है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं मार्क्स सिक्योर्ड बाय द लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट आउट ऑफ 600, मतलब फिर इंटरव्यू के मार्क्स भी बनते हैं, 150 के आसपास इंटरव्यू अगर आपका चल जाता है तो उसके बाद जो फाइनल रिकमेंडेड लास्ट स्टूडेंट हुआ है उसके इतने फॉर जनरल, फॉर ओबीसी, एससी एसटी एंड एक्स-सर्विसमैन इतना। तो ये आपका एक ट्रेंड आपको यहां पर मैंने आपको क्लियरली यहां पर बताया कि क्या है, किस तरीके से। फाइन, सो आई होप यू जस्ट हैव गॉट अ बेटर अप्रोच फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। अब सेम वही चीज जो बच्चे या जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का रक्षक बैच यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस आपको 2299 पर यहां पर मिल रहा है, आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, समझ रहे हो। मतलब अभी ये जो ऑफर है इट्स बीइंग जस्ट वैलिड फॉर 15th ऑफ मार्च, 25 से 15 ऑफ मार्च विश्वास दिवस के चलते आप सभी के लिए ये अभी वैलिड चल रहे हैं। अदर बैचेस जो चल रहे हैं उनके लिए भी। सो मैं आपको पहले बता रहा हूं, अगर कोई भी आप 20 या 25 के बीच में कोई भी कैंडिडेट, भाई आप डिफेंस फोर्सेस के सारे एग्जाम दीजिए, सीडीएस भी दीजिए, एफकेट भी दीजिए, सीएपीएफ भी दीजिए, ये तीनों एग्जाम आप दीजिए। और तीनों अगर आप देना चाहते हो, सभी एग्जाम्स के लिए अलग अलग बैच कोर्स, अलग अलग डेडिकेटेड बैच कोर्स यहां बने। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर जो बैच कोर्स, रक्षा बैच कोर्स है, क्या इसमें सिर्फ पेपर 1 की तैयारी होगी? नहीं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की होगी, डिस्क्रिप्टिव भी होगी, यहां पर आपकी डेडिकेटेड सेशंस होंगी, क्लासेस वगैरह होंगी, रीजनिंग की भी होगी, क्वांट की भी होगी, फॉर सीएपीएफ फॉलो के लिए, है ना, अलग से होंगी, बिल्कुल सब कुछ होंगी। सो सारी की सारी चीजें यहां पर आपकी चलेंगे, एक वैलिड ऑफर। अब बात कर लेते हैं फॉर एनडीए कैंडिडेट्स, एक बुक्स आपके लिए प्रैक्टिस बैच है, अभी एनडीए का पेपर आने वाला है, तो उसके लिए एक मॉक टेस्ट बुक्स रिलीज हो चुकी है जो कि आप अमेजन प्ले स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं। सो ये सब यहां पर हम लोग ने आज के सेशन में डिस्कशन किया है, और इसके बारे में कि सर पेपर 2 को किस तरीके से अप्रोच करें, क्या डूज एंड डोंट करने चाहिए पेपर 2 में, वो मैं एक डिटेल्ड सेशन में आपके पास लेकर आऊंगा। वहां पर बहुत बेटर वे से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। फ्रॉम माई साइड दिस इज बिन ऑल फॉर द टुडे सेशन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।